नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं न्यू इंडिया के साथ। मैं हूं गोपाल झा। राजनीति की गलियों में जब कोई सादगी, सेवा और संवेदना के सुर गूंजता है तो एक नाम उभरता है, सुरेश धमीजा। 2 बार पार्षद रह चुके सुरेश धमीजा ने न सिर्फ राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को अपने शांत, संयत और संजीदा स्वभाव से मजबूती भी दी। लेकिन यह कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है। सुरेश धमीजा के भीतर एक कलाकार भी बसता है, एक ऐसा गायक जिसके सुरों में समाज की धड़कन है, जीवन का अनुभव है और दिल की सच्चाई झलकती है। सियासत और संगीत 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सुरेश धमीजा ने इन्हें एक ही दिल में सहेज कर रखा हुआ है। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो समाज सेवा भी करते हैं, नेता भी हैं और रूह के रागी भी। आइए शुरू करते हैं सुरेश धमीजा के साथ खास मुलाकात। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि मैंने कहा कि संगीत और सियासत ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं और दोनों में आप अपनी पकड़ मजबूत करके रखते हैं। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और लगातार 2 बार आप पार्षद भी चुने जाते हैं। आपकी जिंदगी में संगीत की शुरुआत कैसे हुई, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। पहले तो धन्यवाद आपका कि आप मुझे बीच बीच में बुलाते रहते हैं, मौका देते रहते हैं सबसे रूबरू होने का। और रही बात संगीत की, तो संगीत तो एक्चुअली हमारे बाबूजी बहुत अच्छा गाया करते थे। ठीक है। तो बस उनको गाते सुनते थे, धीरे धीरे हम भी घर पे गुनगुनाने लग गए। बस यही था, बाहर तो कभी बोल ही नहीं पाए। बाकी राजनीति का मैं तो इसके साथ कोई संबंध नहीं समझता। आप कह रहे हो, अच्छी बात है। चलिए, राजनीति में आने का सफर कैसे शुरू हुआ? क्या यह कोई संयोग था या पहले से प्री प्लानिंग? नहीं, संयोग ही था। एक्चुअली हम जब कॉलोनी में रहा करते थे उस समय हमारा एक ग्रुप हुआ करता था 20-25 लड़कों का। तो हमारे इमामदीन अंकल जी हुआ करते थे, परिवार पार्टीशन ऐसी। वो हर बार जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो ये बोलते थे कि इस बार सुरेश को अपन चुनाव लाएंगे। एक्चुअली हम लोग 95 में जब बाढ़ आई थी उस समय काफी हम लोगों ने काम भी किया था समाज में। बाढ़ के समय में जितना बचाव हो सकता था मकानों का, तो जो मेरे यार दोस्त थे सबने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया था उसमें। तो बस ये सहयोग ही था, वहाँ से शुरुआत हो गई। वो अंकल ने बोला था और उसके बाद दिमाग में आ गया। और आप 2 बार पार्षद रह चुके, एक पार्षद के तौर पर अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? नहीं, पार्षद के तौर पर उपलब्धि तो क्या है जी, हम लोग तो जब पार्षद बने तो दिमाग में एक ही बात थी कि काम करना है और सेवा करनी। और फिर सेवा करते रहे जी, काम करते रहे, जितना हो सकता था उससे ज़्यादा करने की कोशिश की। तो इसलिए मैं तो कोई एक काम तो क्या गिनाऊँ, उपलब्धि तो क्या गिनाऊँ इसमें। बस ये उपलब्धि है कि काम में लगे रहे और यही आज तक चल रहे। आप चूंकि सेवा करते हैं, समाज सेवा है, राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है, तो इस सेवा के क्षेत्र में आपको सबसे अधिक संतोष किस कार्य से मिला, कब मिला? सेवा में तो देखो, मैं बार बार वही गिनाऊंगा आपको कि मैंने स्पेशली तो कोई अलग से तो ये सोचा नहीं था कि ये काम अपन ने करवाना है। बट ठीक है, जो भी काम आए मन में या जो लोगों ने कहे उसमें लगे रहे और काफी हद तक हम मानते हैं कि कामयाब तो सेवा ही हमारा लक्ष्य है। चलिए, कुछ संगीत की बात करते हैं। आप चूँकि जैसे आपने कहा कि वे बचपन से आप संगीत सुनने के शौकीन हैं, गाते भी हैं, तो आपका प्रिय गायक कौन? गायक तो देखो जी, मोहम्मद रफ़ी साहब ही हैं हमारे। तो मतलब शुरू से हम उनको सुनते आए हैं। हमारे बाबूजी भी उनके गीत गाया करते थे और वैसे भी रफ़ी साहब भी गीत, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि रफ़ी साहब का कोई भी गीत जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, दिल के करीब है, तो वो कौन सा गीत है? 2 लाइन गुनगुना के सुना दीजिए। रफ़ी साहब के तो सारे गीत अच्छे हैं। सबसे जो फेवरेट है आपका? तो वही कोई भी 2 लाइन गुनगुना दीजिए। गा पाता हूँ, हाँ, कोशिश करूँगा जी। एक बार मैं मेरे राजेश चड्डा जी भाई साहब वहाँ करते थे, वो मुझे बुलाया करते थे। ठीक है। मैंने वहाँ
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए बोलूँगा। जी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हसीन इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। क्या बात, इसका एक अंतरा भी बहुत बढ़िया है, वो भी हम सुनना चाहेंगे कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मैं कोशिश करूंगा पर हाँ, एक अंतरा गा दीजिए प्लीज। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। आगे वाली लाइन आप बताओगे तो बोल दूंगा। चलिए, आप सिंगर हैं साहब, आपको ज्यादा गीत याद है। खैर चलिए, 2 बार पार्षद बनने के बाद अब आपका अगला लक्ष्य क्या है राजनीति में? लक्ष्य तो राजनीति, हमारा लक्ष्य तो हम यही लेकर चले थे, लक्ष्य तो कभी लिया नहीं, सॉरी, शौकिया चुनाव लड़े थे और पार्षद बनना ही है, बस इतना ही है जी। समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब इस चक्कर में बिजनेस तो हमने कभी संभाला ही नहीं, बस सही बताएं तो आपको। दोनों काम हो भी नहीं सकता भाई, आप शहर की राजनीति करें और साथ में बिजनेस करें, बड़ा मुश्किल होता है जी। बस ये शौक मान लो, समाज सेवा। तो अगला क्या है, लक्ष्य क्या है आपका, क्या तैयारी चल रही है आप? तैयारी तो बस इलेक्शन अगर आते हैं तो एक बार और लड़ेंगे। वार्ड कौन सा होगा आपका? वार्ड सब अपन तो सामान्य लोग हैं, लॉटरी पे डिपेंड है। लॉटरी में कौन सा वार्ड आता है सामान्य में, वहीं से लड़ सकते हैं। 2-3 वार्ड है तो दिमाग में। कौन सा वार्ड है वो हम जानना चाहेंगे, जहाँ से आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी तो 51 नंबर वार्ड ही जहाँ मैं रह रहा हूँ जी। पहले तो यही है जी। इसके अलावा कल को जब कोई लॉटरी के बाद में मौका मिलेगा तो फिर मैं उसमें बताऊंगा वार्ड। ठीक है। चलिए, एक पॉलिटिकल सवाल है जो आमतौर पर कई शहर में चर्चा भी हुई काफ़ी, कि आपके और भाजपा नेता अमित साहू के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आखिर मनमुटाव की स्थिति कैसे पैदा हुई और ये क्या वजह है, जबकि आप भाजपा के हैं, वो भी भाजपा के नेता हैं? मनमुटाव वाली बात कई बार आ चुकी है। मेरे अमित साहू से कभी अच्छे रिलेशन रहे नहीं थे शुरू से। अच्छा। मैं डॉक्टर राम प्रताप जी ही मेरे गुरु मान लो, उन्हीं की वजह से मैं पार्टी में हूँ। उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिया, तो मेरे लिए तो वही सब कुछ है। अपने साहू से मेरे तो क्या रिलेशन है, सब कुछ है, बट वो जैसा होना चाहिए पॉलिटिकली मान लो, जैसे मान लो आप, मेरे वो रिलेशन में अच्छे रिलेशन में तालमेल बना नहीं या कुछ गड़बड़ हो गया बीच में? गड़बड़ तो क्या कह सकते हैं, ये चेयरमैन वाला जैसे इश्यू हुआ, उस इश्यू में जो चर्चा सुनी आपने या जो भी समय चल रही थी, कांग्रेस से जीता हुआ एक पार्षद चेयरमैन मनोनीत होकर आ जाता है, सरकार मनोनीत करती है। नाराजगी तो हमें होनी चाहिए, कांग्रेस से जीता हुआ पार्षद चेयरमैन कैसे बना? ठीक है, भाजपा के 15 पार्षद, 15 में से 4-5 तो ऐसे थे जिनमें से हमें लगा था भी चेयरमैन बनेगा, उनमें से चेयरमैन नहीं बना। इस बात का दुख तो हमें, लेकिन फिर भी हमने समझौता किया। समझौता ये किया भी, उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, समर्थन इस बात में मांगा कि मैं भी भाजपा से हूँ। हाँ, भाजपा की सदस्यता तो ले ली थी। हाँ जी, तो आप लोग हमें समर्थन दो। तो बस हमने समर्थन दे दिया, क्योंकि हम भी चाहते थे भी वार्ड में जो पेंडिंग काम है वो करवाएं, क्योंकि पहले 4 साल हमने यूं निकाल दिए भी हमारी सत्ता नहीं है। और जब मैं पार्षद बना था उस समय सत्ता कांग्रेस की थी, फिर भी लोगों ने मुझे जिताया। 4 साल तो मैं ये बोलता रहा भी सरकार नहीं, हालांकि काम होते रहे, बहादुर करके होते रहे, लेकिन जब सत्ता आ जाती है तो उसके बाद तो हमें पूरी उम्मीद रहती है ना भी जितने पेंडिंग वर्क करवाए हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने भी ये समझौता किया, चलो ठीक है, सरकार ने बनाया है इनको, तो इनके साथ इनको समर्थन दो। बाकी मेरा कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी अगर है कोई तो शायद इस बात को लेकर हो तो। ठीक है, लेकिन अब ये सवाल तो ये है सुरेश जी कि अब अमित साहू पहले वाले अमित साहू नहीं है, भाजपा के वरिष्ठ नेता बन चुके हैं, क्योंकि भाजपा ने उनको विधानसभा में अपना
प्रत्याशी बनाया और आप कह रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप जी आपके गुरु रहे हैं, गुरु हैं, राजनीतिक गुरु। तो अब डॉक्टर राम प्रताप जी तो एक तरह से राजनीति से उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया भाजपा ने। निर्णय करने की स्थिति में वो नहीं है, निर्णय की जो बागडोर है वो अमित शाह के हाथ में है और उनके साथ आपका तालमेल नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो आगे फिर रणनीति क्या रहेगी आपकी? भाजपा में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे आप फिर? कि वो तो समय बताएगा, क्योंकि हम तो भाजपा से जुड़े लोग हैं। जो भी भाजपा का या जो भी हमारे संगठन का हमें आदेश होगा उसकी पालना तो हम करेंगे, पहले भी किया, आगे भी करेंगे। और रही बात तालमेल की, तो इसमें समय अनुसार कुछ तो चेंज होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। ठीक है। बाकी वो बार बार मैं कहूँगा कि मेरे उनसे तालमेल इतने अच्छे नहीं है, उसका कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। ये तो सवाल आपका आया तो मैंने बोल दिया, ठीक है, पर तो मुझे नहीं मालूम इसमें और क्या कारण हो सकता है। चलिए, पिछला चुनाव हमने देखा कि विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, हनुमानगढ़ में गणेश राज स्थापित हो गया। सवाल अलग टाइप का है कि गणेश राज एक व्यक्ति का नाम है, गणेश राज बंसल, जो यहाँ से विधायक बन गए और तब विधायक बने जब वो निर्दलीय थे और दो जो बड़े सियासी घराने थे इस इलाके में उनको उन्होंने हरा दिया। चूँकि आप शहर की राजनीति करते हैं, लंबे अरसे से करते हैं, इसलिए आप लोगों के ज़हन में भी कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या कमी थी भाजपा में या कांग्रेस में जिससे एक निर्दलीय को मौका मिल जाता है? कमी तो देखो, भाजपा से जो हमारे कैंडिडेट थे अमित शाह, ये भी नए थे और लोगों को उम्मीद थी डॉक्टर राम प्रताप जी को टिकट होगा, उनको हुआ नहीं। और डॉक्टर साहब को टिकट होता तो हो सकता है ये सीट 40-50 हज़ार वोटों से निकलती। अच्छा, डॉक्टर राम प्रताप को टिकट मिलता तो शायद 40-50 हज़ार वोटों से जीत जाती भाजपा, मेरा ही मानना है। अच्छा, मुझे यूँ लगता है। बाकी जनादेश है जिसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो लोगों ने अगर उनको चुना है तो उनमें कुछ अच्छा दिखा होगा तो चुना है। और ठीक है, टक्कर बराबर की थी, जो हार जीत हुई है वही सब हुआ है। बस एक ने जीतना था तो इसलिए गणेश जी जीत गए और हमारे नहीं। सुरेश जी, आप पहले भी पार्षद थे, इस बार भी रहे। दो बोर्ड का अगर मैं एक बात कहूं कि पहले जो बोर्ड हुआ करता था उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक दूरी होती थी। पहली बार हमने देखा इस बोर्ड में, जिस बोर्ड में अभी आप निवर्तमान बोर्ड है, अब तो भंग हो गया वो, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कोई दूरी दिखी नहीं, लगा जैसे दोनों का एकीकरण हो गया। तो एकीकरण तो ये जब हुआ तो मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस के जो मेंबर थे वो सभी भाजपा में आए, हम लोग तो वही। ठीक है। अब वो लोग सारे अगर आए हैं तो उसके पीछे एक तो चेयरमैन का इलेक्शन ले लो आप, वो कारण हो सकता है। तो हम लोग तो वही हैं, पहले भी भाजपा में थे, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो चुनाव आने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है, शायद नवंबर में चुनाव हो जाए, उस चुनाव में क्या लगता है कि किस तरह के परिणाम की उम्मीद है आप लोगों को? क्योंकि आप तो शहर की हर नब्ज को जानते हैं, शहर के लोगों के मिजाज को भी जानते हैं। नहीं, आज तो क्या कह सकते हैं हम तो बार बार एक ही बात हो रहेंगे कि भाजपा सरकार, सरकार बोल रहा हूँ, और यहाँ जो बोर्ड है भाजपा का, ठीक है, तो उसके लिए ठीक है, प्रयास करेंगे। चलिए, राजनीति की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और राजनीति में आज जो राजनीति चल रही है और आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या लगती है आपको? एक प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा हमने पहले कहा कि एक सेवा का माध्यम है ये, इसके मुताबिक हम काम करते हैं, जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन कोई इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। नकारात्मक क्या, मैं तो ये कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, दुश्मनी स्थायी नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, क्या बात है, स्थायी कोई दोस्त ही नहीं होता इसमें? कुछ परसेंट मान लो आप, ज्यादातर तो मैं ये मानता हूँ कि समझौता है राजनीति में। क्या बात। मुझे याद आई, वो कहते थे कि निदा फाजली साहब का शेर मैं कई बार भूल भी जाता हूँ, तो कहते थे कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हमें लगता है कि जब राजनीति की बात हम लोग करते हैं तो राजनीति में भी यही होता है कि एक नेता के अंदर भी 50-60 लोग तो होते ही हैं उसके अंदर, है ना। तो वही है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। खैर,
चलिए, आप चूंकि गीत की बात कर रहे थे, संगीत की बात कर रहे थे और जिससे आपका ताल्लुक भी है, कोई ऐसा गीत जो आपकी ज़िंदगी या सोच को बखूबी बयां करता हो, कोई भी गीत? क्योंकि आप तो बहुत सारे गीत सुनते हैं। मैं गीत सुनता हूँ पर मैं गौर नहीं करता हूँ, तो मुझे मेरे में कमी मान लो। गाने तो मुझे अच्छे लगते हैं, पर आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर, अपने ऊपर, उस बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। कोई भी गीत लगता हो, जैसे मुझे भी कई बार लगता है कि यार ये गीत सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार गोपाल झा के ऊपर ये गीत फिल्माया गया है क्या। सुख दुख कुछ भी हो सकता है। नहीं, इस बारे में तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि हम लोग तो सिर्फ, हमने पूरी उम्र जो है संघर्ष में बिताई है। सामान्य परिवार से आते हैं, कुछ ज़्यादा काम धंधा भी नहीं है, पर ठीक है, सेवा कर रहे हैं। गाने पसंद है, गाने बोल लेते हैं, लेकिन चलिए, जो पसंद के गाने हैं, मुकेश के 2 लाइन गुनगुना के सुना दीजिए, कोई भी। हाँ जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, इस गीत नहीं है बल्कि जीवन दर्शन है इसमें, और बहुत ही खूबसूरत गीत है। संतोष आनंद जी ने जिसको लिखा था, और एक अमर गीतकार हैं वो। खैर, एक लास्ट में सवाल रहेगा सूर्य धमीजा जी आपसे, कि आप बहुत शांत रहते हैं, आपका जो व्यवहार है वो भी काफ़ी संयमित रहता है। राजनीति में यह आपका प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? अब प्लस माइनस तो मैं क्या कहूँ, देखो स्वभाव तो आदमी को बदल नहीं सकता। मैं शुरू से ऐसा हूँ, तब बोलता हूँ। अब हो सकता है सबको मेरे काम का तरीका पसंद हो। एक बार बोलना कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। लोगों को काम अगर आपका पसंद है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, अब लोगों को ये पसंद है, मुझे तो इसमें खुशी मिलती है। सबको मालूम है अपना काम बोलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, उनको मालूम है। हाँ, मैं बोल नहीं पाता अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, वो अलग बात है, पर तो ठीक है, वो समझते हैं। क्योंकि आज मुझे यहीं पैदा हुआ और सभी आज का तुम जानते हैं, सभी 40 सालों से जानते हैं, तो कभी ये दिक्कत नहीं है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मुझे बोलना चाहिए, उनको समझ आएगा नहीं आएगा, पर ठीक है, कम बोलना उनको सही लग रहा है, वो समझ रहे हैं, इतना बहुत है। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कम बोलना और ज़्यादा समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से अगर आपके जो समर्थक हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, अगर आपकी भावना को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये है सुरेश धमीजा, जिन्होंने आज अपने वार्ड की राजनीति से लेकर संगीत की बात की और पूरे राजनीतिक मुद्दों पर बहुत ही गहनता से और बहुत ही साफगोई से अपनी बात रखी। अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ हम मुखातिब होंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।